गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे। अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? श्वसन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। एक क्लास श्वसन चैप्टर में हो गया है, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज श्वसन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। श्वसन चैप्टर मतलब थोड़ा सा ही है, छोटा सा है, तो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसको रिवीजन थोड़ा करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन चैप्टर यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में श्वास नली, जब अंदर निकलते हैं, ग्रसनी से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है? श्वास नली मिलता है। इस सब के बारे में पिछला क्लास में डिटेल से पढ़ लिए थे। अभी थोड़ा सा रिवीजन केवल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जब आदमी मतलब दौड़ता है तो पैर में दर्द काहे करता है, ठीक है। सांस क्यों लेते हैं अपना लोग, ऊर्जा काहे बनता है, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ना है। तो श्वास नली जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रेकिया ही दे दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो श्वास नली को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। श्वास नली आगे चल के दो भाग में बट जाता है, एक इधर चल जाता है, बायां साइड चल जाता है, एक दाहिना साइड चल जाता है, ठीक है। तो दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। इंग्लिश टर्म है, ब्रोंकाई कहा जाता है। यानी श्वास नली आगे चल के दो भाग में चल गया, एक चल गया बायां साइड, एक चल गया दाहिना साइड। दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। फिर इस जो ब्रोंकाई है, ये मोटका वाला पाइप है, इससे एक पतला 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 लत्ती जैसा पाइप निकलता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है। जो ललका वाला है ना पाइप, इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है। इधर भी जितना भी ललका वाला पाइप है, ये वाला इस सब को क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है। समझ में आया? यानी श्वास नली आगे चल के दो भाग में बट गया, एक बायां साइड, एक दाहिना साइड, उसे ब्रोंकाई कहा गया। फिर श्वास नली से पतला पतला पाइप निकला, उस पतला पतला पाइप को क्या कहा गया? ब्रोंक्यूलेस कहा गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रोंक्यूलेस है आगे चल के ऐसे ऐसे करके फूल जैसा बन जाता है, जलेबी टाइप का, इस टाइप से फूकना जैसा। उसे क्या कहा जाता है? अल्बियोली कहा जाता है। समझ में आया? 3-4 टर्म याद रखना है, एक श्वास नली, एक ब्रोंकाई, एक ब्रोंक्यूलेस, एक अल्बियोली, ठीक है। इस सब के बारे में पिछला क्लास में खूब बढ़िया से डिटेल से पढ़ लिए थे, ये केवल रिवीजन अभी कर रहे हैं। श्वास नली आगे चल के दो भाग में बट गया, उसे ब्रोंकाई कहा गया। ब्रोंकाई से फिर पतला पतला पाइप निकला, उसे ब्रोंक्यूलेस कहा गया। ब्रोंक्यूलेस फिर आगे चल के फूल जैसे संरचना में बट गया, उसे क्या कहा? अल्वियोली कहा गया, ठीक है। अब इसका काम समझते हैं कि कैसे काम करता है। अभी तक इसका नाम जाने, अब इसका काम समझते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। ऐसे हवा आता है, श्वास नली के रास्ते हवा आता है, तो कुछ हवा इधर चल जाएगा बायां साइड, कुछ हवा चल जाएगा दाहिना साइड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ऐसे करके हवा आएगा और ये ब्रोंक्यूलेस के होते हुए अल्वियोली तक आएगा। जितना भी हवा आएगा, लास्ट रास्ता कहाँ है? यहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तब यहाँ आकर अब क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। ब्रोंक्यूलेस में जो होता है ना, बहुत सा नस होता है, पतला पतला जाल जैसा नस होता है, ठीक है। जितना भी अल्वियोली है, ये जितना भी अल्वियोली है, सब में क्या होता है? बहुत सा नस होता है, पतला पतला सा जाल जैसा नस रहता है। और नस में ललका ब्लड इंतजार करते रहता है। ललका ब्लड मतलब आरबीसी। डब्ल्यूबीसी किसे कहा जाता है? उजरका ब्लड को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। और ललका ब्लड को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा ब्लड इंतजार करता है? आरबीसी। ये जो नस रहता है इसमें अल्वियोली में, कौन सा ब्लड इंतजार करता है? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का एक खास बात है, ये ऑक्सीजन को पहचान लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से कुछ ज़्यादा दोस्ती है, कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो क्या करता है? जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आया, जैसे ही यहाँ अल्वियोली के पास ऑक्सीजन आएगा, उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा,
ऑक्सीजन को क्या करेगा, पकड़ लेगा, और सबको कुछ नहीं करेगा, केवल ऑक्सीजन को क्या करेगा, पकड़ लेगा। अब पकड़ के क्या कर लेगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बना देगा, कौन सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे। समझ में आया। ऑक्सीजन को देखते ही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, काहे कि उसको लगाव है उससे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ले करके हार्ट के पास ले चल जाएगा, ठीक है। हार्ट के पास ले जाएगा तो हार्ट फिर क्या करेगा, उसी को पूरे शरीर के पास भेज देगा। हार्ट केवल पंप करता है, पंपिंग मशीन की तरह होता है। जिस तरह मोटर होता है ना, मोटर से पानी निकलता है, छत पर भेज देता है, ठीक उसी तरह हार्ट काम करता है। यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को दे दिया किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट क्या कर दिया, पूरे शरीर के पास भेज दिया, ठीक है। इस तरह पूरे शरीर के पास ऑक्सीजन पहुँच गया। अब क्या हुआ, पूरे शरीर के पास कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, कचरा तो बना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर क्या करेगा, यही आरबीसी इधर से ले जाते समय तो ऑक्सीजन छोड़ दे यहाँ, उसके बाद यही आरबीसी क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, फिर कहाँ ले चलाएगा, हार्ट के पास ले चलाएगा, फिर हार्ट से कहाँ चलाएगा, अल्वियोली के पास चलाएगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया यहाँ पर अल्वियोली के पास। अब यहाँ से होते हुए उल्टे रास्ते, जिस तरह आया था उस तरह से आते हुए नाक के रास्ते बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन 4% यूज करते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा छोड़ देते हैं। अब समझ में आया क्या होता है। अब बताइए ई क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फेफड़ा को फुलाने पचकाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। फेफड़ा फूलते पचकता रहता है। जब फेफड़ा फूल जाता है इसका मतलब हम सांस लिए हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो फेफड़ा क्या हो जाता है, पचक जाता है। जैसे बैलून से जब हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पचक जाएगा, और जब उसमें हवा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसी तरह फेफड़ा क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, वो पचक जाता है। तो फेफड़ा को फुलाने और पचकाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। इसके लिए क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। इसे क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। फेफड़ा के जस्ट नीचे में होता है। इसका काम क्या होता है, फेफड़ा को फुलाने पचकाने में मदद करता है। कुंजी का बना रहता है, मांसपेशी का बना रहता है, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, जब नीचे की ओर थोड़ा सा गति करता है तो यहाँ पर जगह बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है। और जब फेफड़ा फूल जाएगा तो उसमें हवा भर जाएगा। और जब भी थोड़ा सा ऊपर की ओर गति करता है तो क्या होता है, फेफड़ा पचक जाता है। यहाँ पर जगह कम होता है, फेफड़ा क्या होता है, पचक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा बाहर निकल जाता है, यानी सांस बाहर निकल जाता है। यानी डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ा को फुलाने पचकाने में मदद करता है। यानी अगर कहा जाए सांस लेने में डायरेक्ट कौन मदद करता है, डायफ्राम। डायफ्राम को एक तरह से पंजरी भी कहा जाता है अपना ठेठी भाषा में। पंजरी मतलब डायफ्राम इसलिए कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जब डायफ्राम में चोट लग जाएगा तो ये सही से काम करेगा। जब डायफ्राम में चोट लग जाएगा तो सही से काम करेगा। जैसे हमारे हाथ पर को एक बांस मार दे, हाथ सही से काम नहीं करता है, दर्द करते रहता है। कहीं हाथ में ये मांसपेशी है तो क्या करेगा, दर्द करेगा, सही से काम नहीं करेगा। सेम टू सेम बात, अगर इसमें चोट लग जाएगा तो सही से काम करेगा, नहीं करेगा। जब सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, फेफड़ा सही से काम करेगा, नहीं करेगा। काहे को फेफड़ा को फुलाता और पचकाता कौन है, डायफ्राम। जब फेफड़ा सही से काम नहीं करेगा तो हम सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, पंजरा में नहीं मारना चाहिए। अगर पंजरा में लग जाता है चोट तो क्या कहा जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी को दम घुटने लगता है, ठीक है। इसलिए जो डिफेंस जो होता है ना, डिफेंस में सिखाया जाता है ऐसे मारने मुक्का, ठीक है, ऐसे, ताकि क्या हो सके, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम और जो हड्डी है उसमें चोट लग जाए, डायफ्राम को चोट लग जाएगा, इसके कारण क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा और वो आदमी बेहोश हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट में भी देखते होंगे, सब चीज़ ठीक है, कहीं ब्लड व्लड कुछ नहीं गिरा, माथा कान सब चीज़ ठीक है, लेकिन आदमी तुरंत चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसको डायफ्राम में चोट लग गया। जब डायफ्राम में चोट लग गया होगा, सांस नहीं ले पाया होगा, जब सांस नहीं ले पाया होगा तो तुरंत मर गया होगा 1 से 2 मिनट में, ठीक है। तो डायफ्राम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। डायफ्राम मतलब क्या, पंजरी, ठीक है। डायफ्राम के कारण ही क्या होता है, फेफड़ा फूलता और पचकता है। अब आगे समझते हैं। एक बात बताइए, ई वाला जो है पाइप, श्वास नली और वो जो ब्रोंकाई, ये क्या चीज़ का बना होता है,
मांसपेशी का बना होता है, मांस का बना होता है। तो एक तरह से पाइप है, जब इसमें हवा जाएगा तो हो सकता है पचक जाएगा, पचक ना जाए। अगर मान चलिए पाइप पचक जाएगा तब क्या होगा, ये वाला जो पाइप है, सांस वाला जो पाइप है, ये पचक जाएगा तब क्या होगा, आदमी तुरंत अलबला के मर जाएगा, सांसें नहीं ले पाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको में एक ऐसे ऐसे करके रिंग लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके रिंग लगा रहता है, जैसे ऐसे समझिए, जैसे घर का जो पिलर ढाला जाता है तो 4 गो छड़ रहता है, 4 गो छड़ रहता है, तो छड़ एक दूसरे से ऐसे से मिल ना जाए, यानी लचीला ना हो जाए, लच ना जाए, तो इसलिए उसके लिए क्या किया जाता है, रिंग लगाया जाता है। छड़ में चारों रिंग लगाया जाता है ताकि उसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाए, छड़ एक दूसरे से मिल ना ले, ऐसे ना हो जाए। ठीक इसी तरह ये जो श्वास नली है और जो ब्रोंकाई है, ई वाला पाइप, इसमें ऐसे ऐसे करके रिंग लगा रहता है, ऐसे ऐसे गोल 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 करके रिंग लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, इसको पचकने से बचाता है, इसको पचकने नहीं देता है। ये जो पाइप है ना, ई वाला पाइप इसको पचकने नहीं देता है। अगर पचक जाएगा तब क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, आदमी मर जाएगा। इसलिए इसको पचकने से कौन बचाता है, ये जो गोल 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 ऐसे ऐसे रिंग टाइप का जो पाइप है वही बचाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अर्धवलय। ठीक है, ये जो गोल 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 इस तरह से ऐसे ऐसे करके है, इसका नाम क्या है, अर्धवलय। ये क्या चीज़ का बना रहता है, ये उपास्थि का बना रहता है। उपास्थि किसे कहा जाता है, ये समझिए, उपास्थि किसे कहा जाता है। जैसे अपना कान जो बना है ना, उपास्थि का बना है, नाक जो बना हुआ है उपास्थि का बना हुआ है। ठीक है, यानी कंकाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। तो अस्थि किसे कहा जाता है, अस्थि किसे कहा जाता है, तो ई वाला जो हड्डी है, जैसे हाथ जो हड्डी से मिल के बना है, उसे क्या कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। यानी अस्थि क्या होता है, मजबूत होता है, और उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है। जैसे कान बिल्कुल लचीला है, लुचपुच कर रहा है, तो कान क्या चीज़ से मिल के बना है, उपास्थि से मिल के बना है। हाथ क्या चीज़ के मिल के बना है, अस्थि से मिल के बना है। पैर क्या चीज़ से मिल के बना है, पैर मजबूत होता है तो अस्थि से मिल के बना है। ठीक इसी प्रकार ये सब जो है, ये सब ऐसे ऐसे जो रिंग टाइप का है, ये सब कौन चीज़ से मिल के बना हुआ है, उपास्थि से, यानी लचीला वाला हड्डी से मिल के बना हुआ है। समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उसके बाद एक बात और, फौज में देखे होंगे, फौज में देखे होंगे कि कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर सीना फुलाइए। ऐसा काहे कहा जाता है, फौज में कहा जाता है 5 सेंटीमीटर सीना फुलाइए, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। जब उसका मेडिकल टेस्ट होता है या दौड़ उड़ होता है तो इसमें कहा जाता है। ऐसा काहे कहा जाता है, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अपना लोग जब सांस लेते हैं तो नॉर्मली लेते हैं आधा लीटर आयतन का हवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपना लोग के फेफड़ा में अट सकता है 6 लीटर आयतन, 6 लीटर आयतन का हवा अट सकता है, इतना हवा अट सकता है। लेकिन लेते कितना है, इतना हवा लेते हैं। जब पूरा सांस लेते हैं तो 6 लीटर अट सकता है, यानी एक बार जब ऐसे करके सांस लिए तो कितना अट सकता है, 6 लीटर अट सकता है। लेकिन जब हम पूरा सांस लेते हैं तो हमारा सब एल्वियोली भर जाता है, सब एल्वियोली ना पूरा फूल जाता है, इतना बड़ा फुलौना हो जाता है। तो उस समय 5 सेंटीमीटर फूल जाता है हमारा फेफड़ा, 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। ठीक है, जितना भी एल्वियोली है जब सब फूल जाता है तो 5 सेंटीमीटर हमारा फेफड़ा फूल जाता है। तो इसलिए वो चेक करता है, इसलिए आर्मी वाला वो चेक करता है कि इसका सब एल्वियोली में हवा भरा है कि नहीं भरा है। अगर सब एल्वियोली में हवा भरा होगा तो 5 सेंटीमीटर इसका सीना फूल जाएगा। अगर सब एल्वियोली में हवा नहीं भरा है इसका मतलब 5 सेंटीमीटर उसका सीना नहीं फूलेगा। तो 5 सेंटीमीटर अगर सीना नहीं फूलेगा तो इसका मतलब सब एल्वियोली हवा नहीं भरा, इसका मतलब एल्वियोली में क्या है, प्रॉब्लम है। इसलिए आर्मी वाला ऐसे पता कर लेता है कि इसके फेफड़ा में प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर फुलवा के चेक करता है। ऐसे सब स्टूडेंट को अगर ECG करेगा, एक्सरे करेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो नॉर्मली 1-2 मिनट में करवा लेता है, फुलाता है, पचकाता है, हो गया। इसका कारण यही है। ठीक है, तब इतना पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि यहाँ से एल्वियोली से गया हार्ट में, हार्ट से गया पूरे शरीर में, क्या चीज़ गया, ऑक्सीजन गया, तो काहे जाता है, क्या काम होता है वहाँ शरीर में, ये सब के बारे में आगे पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है,
इसके बाद तब पढ़ेंगे कि मतलब जब दौड़ते हैं तो पैर में काहे दर्द करता है, मछली कैसे सांस लेता है, अमीबा कैसे सांस लेता है, तेलचट्टा मुड़ी काट देने के बाद भी काहे बच जाता है, जिंदा रह जाता है। इस सब के बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पीछे अपना लोग पढ़े थे कि अल्बियोली से, कहाँ से, अल्बियोली, अल्बियोली से हार्ट तक जाता है क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है, हार्ट तक जाता है। कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। अल्बियोली से हार्ट तक जाता है, क्या चीज़ जाता है, ऑक्सीजन जाता है। कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। फिर हार्ट क्या करता है, यहाँ से पूरे शरीर तक भेज देता है। पूरे शरीर तक भेज देता है। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, क्या चीज़ जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो क्यों जा रहा है वहाँ, पूरे शरीर के पास ऑक्सीजन क्यों जा रहा है, क्या जरूरी है पूरे शरीर को ऑक्सीजन को, उसके बारे में समझते हैं। जैसे अपना लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के इंजन में पेट्रोल रहता है, और सैलेंसर के होते हुए मतलब जो होता है उसको हवा लेने वाला रास्ता, उससे होकर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या करता है, आग लगाता है। पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या करता है, आग लगाता है। क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, तब गाड़ी आगे चलता है। ऐसे ही नहीं होता है कि पेट्रोल ऑक्सीजन जब मिलता है तब क्या होता है, आग लगता है, और जब आग लगता है तो गाड़ी चलता है। सेम बात ऐसे होता है, शरीर के पास ग्लूकोज रहता है, ठीक है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए क्या चीज़ का जरूरत रहता है, ऑक्सीजन का। यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा तब क्या बन जाएगा, ऊर्जा बनेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। जो अपना काम जो करते हैं एनर्जी जो मिलता है, लोग कहते हैं एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा है, तो किसके कारण मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूट के क्या बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। कहाँ बन जाता है, पूरे शरीर में बन जाता है। पूरे शरीर में कहाँ बनता है, कोशिका में बनता है। कहाँ पर बनता है, कोशिका में बनता है। अब इसमें तनी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, उसको तनी ध्यान से समझते हैं। एल्वियोली से ऑक्सीजन को उठा के हार्ट के पास ले गया, हार्ट क्या किया, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक भेज दिया। पूरे शरीर में कहाँ भेज दिया, कोशिका तक भेज दिया। कोशिका थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसके बाद। क्यों भेजा गया, क्योंकि जैसे अपना गाड़ी का एग्जांपल लिए, गाड़ी में अगर पेट्रोल जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, काहे कि बिना ऑक्सीजन का आग लगेगा नहीं। तो पेट्रोल और ऑक्सीजन मिलकर क्या लगाएगा, आग लगा देगा। जब आग लगा देगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। सेम बात वैसे होता है, पूरे शरीर में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यही ऑक्सीजन क्या करता है, वहाँ जाता है, और यही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। जब तोड़ देता है तो क्या होता है, ऊर्जा बन जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका का कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, कोशिका क्या होता है, तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
ठीक है, कोशिका क्या होता है? कोशिका जो होता है शरीर की मूलभूत इकाई होता है। मूलभूत इकाई मतलब मूलभूत इकाई किससे कहा जाएगा? जैसे घर क्या चीज़ का बना हुआ है? कोई भी घर क्या चीज़ का बना हुआ है? दीवार से। ठीक है, दीवार क्या चीज़ का बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। और ईंट क्या चीज़ से बना हुआ है? मिट्टी से मिलके बना है। यानी मिट्टी से ईंट बना है, ईंट से दीवार बना है, दीवार से घर बना है। तो घर का मूल चीज़ क्या हो गया? मिट्टी हो गया। घर का मूल चीज़ क्या हो गया? मिट्टी हो गया। समझ में आया? उसी तरह कोशिका से बना है उत्तक, उत्तक से मिल के बना है अंग, और अंग से मिल के बना है शरीर। समझ में आया? यानी अपना शरीर का मूल चीज़ क्या हो जाएगा? मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। समझ में आया? जिस तरह घर का मूलभूत इकाई क्या हो गया? मिट्टी हो गया। उसी तरह शरीर का मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। तो कोशिका समझ में आया? कोशिका के बारे में आप डिटेल से 9th में पढ़े होंगे। 9th में एक पूरा चैप्टर है कोशिका के बारे में पढ़ना, उसमें होता क्या, कैसे की होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो कोशिका समझ में आया? यानी पूरे शरीर में कहाँ भेजता है? पूरे शरीर के मूल चीज़ में ऑक्सीजन भेजता है, यानी कोशिका के पास ऑक्सीजन भेज देता है। ठीक है, अब कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोशिका का आकार नॉर्मली जो होता है ना, गोल होता है। ठीक है, इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना। ऊर्जा बनाता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन टूट जाता है, ऊर्जा बनता है। यानी इसका काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस। पावर हाउस मतलब क्या? जैसे अपना सब जिला में एक पावर हाउस रहता है, या अनुमंडल में एक पावर हाउस रहता है। उसका काम क्या होता है? वहाँ से सब जगह बिजली जाता है। तो सेम काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, और यही सबको क्या करता है? ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आया? कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा बनता है। तो कोशिका के अंदर क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस का काम करता है, यानी ऊर्जा बनाता है। इसमें एक और चीज़ रहता है, पानी जैसा रहता है, इस तरह से पूरे कोशिका में पानी जैसा रहता है, उसे कहा जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। ठीक है, जो पानी जैसे पूरे कोशिका में रहता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव का काम क्या होता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका सूख ना जाए इसलिए कोशिका को बचाता है, सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव का काम। समझ में आया? ये सब आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। ठीक है, बोरिंग लग रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका के अंदर एक पानी जैसा संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव का काम क्या होता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। अब आगे समझते हैं। कोशिका के अंदर चल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया ना कोशिका के अंदर। अब क्या होगा? ग्लूकोज जो वहाँ था वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा? ऊर्जा बना देगा। समझ में आया? ऊर्जा बन गया। जिस तरह पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, उसी तरह ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा जाता है पूरे कोशिका तक। ये ऊर्जा बनता कहाँ पर है? ये ऊर्जा बनने का काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे ऊर्जा बनता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ गया?
पूरे शरीर में कहाँ गया? कोशिका के पास गया। कोशिका के पास काहे गया? काहे कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। जैसे अपना लोग घर में खाना बनाते हैं तो कोई भी बाज़ार से सामान खरीद कर लाते हैं, सब्जी हो गया, फल हो गया, कोई भी, तो कहाँ रख देते हैं? बेडरूम में नहीं, किचन रूम में। किचन रूम में रखते हैं। काहे रखते हैं किचन रूम में? काहे कि वहाँ खाना बनता है किचन रूम में, इसलिए किचन रूम में रखते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गया कहाँ गया? कोशिका के पास गया। कोशिका में कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। क्यों गया? काहे कि वहीं पर ऊर्जा बनेगा, इसलिए गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अल्वियोली से ऑक्सीजन पूरे शरीर के पास गया, यानी कोशिका के पास गया। तो इस शोषण को क्या कहा जाता है? कोशिकीय शोषण कहा जाता है या आंतरिक शोषण कहा जाता है? इस शोषण को क्या कहा जाता है? आंतरिक शोषण, आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण, आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण किसे कहा जाता है? अल्वियोली से जो ऑक्सीजन यहाँ कोशिका तक गया, ठीक है, क्यों गया? ऊर्जा बनाने के लिए। अल्वियोली से जो ऑक्सीजन कोशिका तक गया ऊर्जा बनाने के लिए, यानी एक प्रकार का शोषण का काम हुआ। तो इस प्रकार के शोषण को क्या कहा जाता है? आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आंतरिक शोषण कितने प्रकार का होता है। तो आंतरिक शोषण जो होता है, आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? उसके बारे में समझते हैं। 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। दूसरा होता है वायवीय शोषण, वायवीय शोषण। ठीक है, इसी को अनॉक्सी शोषण भी कहा जाता है, अनॉक्सी शोषण, और इसी को ऑक्सी शोषण भी कहा जाता है, ऑक्सी शोषण। जैसे एक आदमी का 2-3 नाम होता है ना, उसी तरह यहाँ भी 2 नाम है। अवायवीय शोषण को ही क्या कहा जाता है? अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। वायवीय शोषण को ही क्या कहा जाता है? ऑक्सी शोषण कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं अवायवीय शोषण क्या होता है और वायवीय शोषण क्या हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अवायवीय शोषण में ये बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज जो होता है ना, बिना ऑक्सीजन के टूट जाता है। ऐसे ग्लूकोज को टूटने, ऊर्जा में बदलने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। लेकिन अवायवीय शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है। ठीक है, तो कौन सी में टूट जाता है? डायरेक्ट ऊर्जा में नहीं टूटता है, तब टूट जाता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, बहुत कम मात्रा में। जितना ऊर्जा नॉर्मली बनना चाहिए उतना नहीं बनता, बहुत कम, नाम मात्र। तो अवायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है, यानी बिना ऑक्सीजन नहीं खो जाता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है। किस में टूट जाता है? पाइरूवेट में टूटता है। तो इसमें क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और ये काम होता कहाँ है? ये काम होता कहाँ? ये वाला काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये तो अपना लोग को पता है। ठीक है, काय बताए थे अभी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है? ऊर्जा बना देता है। ये वाला काम होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये वाला काम कहाँ होता है? जो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के पाइरूवेट में बदल जाता है, यानी पाइरूवेट में टूट जाता है, तो ये वाला काम कहाँ होता है? ये वाला काम होता है कोशिका द्रव में। ये जो पानी वाला है ना, पानी वाला, कोशिका के अंदर जो पानी रहता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। तो ये वाला काम कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, यानी ये होता है कोशिका द्रव में।
कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, यानी अवायवीय शोषण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है। किस में टूटता है? पाइरूवेट में टूटता है। अब बताइए, एगो ग्लूकोज से कितना पाइरूवेट बनेगा? एगो ग्लूकोज से, ग्लूकोज का एक अणु से कितना पाइरूवेट बनेगा? तो एगो ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 गो पाइरूवेट बनता है। कितना? 2 पाइरूवेट। समझ में आया? जब एगो ग्लूकोज टूटता है तो कितना पाइरूवेट बनता है? 2 पाइरूवेट बनता है। यानी ये अवायवीय शोषण क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज क्या होता है? 2 पाइरूवेट में टूट जाता है। जब ये काम होता है तो बहुत कम मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा बनता है। और ये वाला काम कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। तो अवायवीय शोषण समझ में आ गया। ठीक है, पाइरूवेट का मतलब क्या होता है? पाइरूवेट का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे अपना लोग लकड़ी को जलाते हैं तो मतलब ऊर्जा मिलता है, यानी इंजोर मिलता है, धाह मिलता है, उस पर खाना बना सकते हैं। लेकिन लकड़ी अगर बढ़िया से नहीं जला है, मान चलिए ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, बढ़िया से नहीं जला, ऐसे आध कचरा ऊपर ऊपर जल गया, तनी मनी जला है, तो क्या बन जाएगा? कोयला टाइप का बन जाएगा। और फिर उस कोयला टाइप को जलाएंगे तो और ऊर्जा देगा। सेम बात ऐसे रहता है, जब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटा ना तो कोयला टाइप का बन गया, अभी फिर एक बारी जलेगा, यानी फिर एक बारी टूटेगा। ठीक है, इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे कैसे टूटेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज कितना पाइरूवेट में टूट गया? 2 पाइरूवेट में टूट गया। कैसे टूट गया? तो बिना ऑक्सीजन टूट गया। तो कहाँ में टूटेगा? कोशिका द्रव में टूटेगा। यानी इस प्रकार के शोषण को क्या कहा जाता है? अवायवीय शोषण कहा जाता है। यानी अवायवीय शोषण में क्या लिखना है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है। इसमें ग्लूकोज 2 गो पाइरूवेट में टूट जाता है। ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। समझ में आ गया? इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़े थे कि अवायवीय शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है। यानी एगो ग्लूकोज 2 गो पाइरूवेट में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? बिना ऑक्सीजन के टूट जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। और ये काम कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। इस सब के बारे में पढ़ ली। अब समझते हैं, जब पाइरूवेट टूट गया, इस पाइरूवेट का क्या होगा? जैसे लकड़ी हम अध कचरा जला दें तो क्या उसको अब फेंक देंगे? अब उसको नहीं जलाएंगे, उसको और बढ़िया से जलाएंगे। कोई लकड़ी अध कचरा जल गया, ऊपर जल गया, ठीक है, भींगा हुआ था या ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत कम मात्रा में जला, ऊपर जल गया, तब क्या करेंगे? उसको बढ़िया से सुखा के फिर से जलाएंगे, यानी कोयला बना के जलाएंगे। सेम बात यहाँ हुआ। ग्लूकोज अभी क्या हुआ? अध कचरा टूट गया, बिना ऑक्सीजन के टूट गया, तो अभी सही से ऊर्जा नहीं बना है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बना है। ठीक है, तो ये कौन सी में टूट गया? पाइरूवेट में टूट गया, यानी अध जला लकड़ी में टूट गया। तो ये 2 गो पाइरूवेट में टूट गया। अब ये क्या होगा? इस पाइरूवेट का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इस पाइरूवेट का यूज करेंगे। इस पाइरूवेट का यूज हम कैसे करेंगे? आगे बताते हैं कैसे करेंगे। इसका 3 कंडीशन हो सकता है। कितना कंडीशन हो सकता है? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तीनों कंडीशन समझते हैं। अगर पाइरूवेट, पहला कंडीशन क्या होगा? ग्लूकोज तो टूट गया था पाइरूवेट में, अभी पाइरूवेट एक काम होगा। अगर पाइरूवेट फिर बिना ऑक्सीजन के टूट रहा है, बिना ऑक्सीजन के टूट रहा है, तब क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल एक तरह से शराब। अगर पाइरूवेट बिना ऑक्सीजन के फिर टूट रहा है, फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तब क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इथेनॉल किसे कहा जाता है? अल्कोहल। समझ में आया? अल्कोहल जिसे नशा आता है, तो इथेनॉल बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। और ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, खावर सोडा जैसे।
ठीक है। इसको कौन सी में डाला जाता है, मतलब बेकरिंग वाला जितना भी प्रोडक्ट है ना, इसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि स्वाद अच्छा आवे, बढ़िया से बने। पाव रोटी बनाने में ईस्ट डाला जाता है, समझ में आया। तो ईस्ट में क्या होता है, पाइरूवेट फिर बिना ऑक्सीजन के टूट जाता है। जैसे पहले टूटा था ना, वैसे ही फिर इस बार टूट जाता है। तो क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, समझ में आया। किण्वन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट एक प्रकार क्या है, सूक्ष्म जीव है, बहुत सूक्ष्म जीव है जिसको अपना आँख से नहीं देख सकते। इसी प्रक्रिया के द्वारा शराब बनाया जाता है। शराब कैसे बनाया जाता है, जितना भी ग्लूकोज वाला चीज़ है, जैसे कि सड़ा हुआ चावल हो गया, और सड़ा हुआ मतलब कोई भी चीज़ हो गया, गन्ना का जूस हो गया सड़ा हुआ, उसको क्या किया जाता है, एक बर्तन में बंद किया जाता है, उसके बाद उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है और उसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन नहीं मिले। ठीक है, बढ़िया से पैक कर दिया जाता है उसे इस तरह से। इसमें एक पतला सा पाइप निकाल के उसके बाद यहाँ एक पाइप निकाल लिया जाता है और नीचा से गर्म किया जाता है। इसमें चावल का सड़ा हुआ दे दिया जाता है और ईस्ट डाल दिया जाता है। ईस्ट क्या करता है, इसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है ताकि इसमें ऑक्सीजन ना जाए, और नीचा से गर्म करता है। अब क्या करेगा, ईस्ट शोषण का काम करेगा, इसमें क्या बना देगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये पाइप होते हुए ऐसे ऐसे आके दूसरा जगह में आ जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह शराब बनाया जाता है। देसी शराब जो होता है ना, महुआ वाला, इसी तरह बनाया जाता है। समझ में आया। अब आगे समझते हैं दूसरा कंडीशन क्या होगा। पहला कंडीशन तो पढ़ ली, दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर पाइरूवेट थोड़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन अभी भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। उस ऑक्सीजन में अगर ये फिर टूटेगा, पाइरूवेट अगर बहुत कम ऑक्सीजन में टूटेगा तब क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा बनाएगा। समझ में आया, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बना देगा। ये काम होता कहाँ में है, मांसपेशी में हो जाता है। ठीक है, और ये जो दर्द होता है ना, मांसपेशी में दर्द, इसी के कारण दर्द होता है। मांसपेशी में दर्द भी इसी के कारण होता है। एक बात बताइए, तो लैक्टिक एसिड बनता क्यों है, जब माथी में दर्द करता है, मांसपेशी में दर्द करता है, तो बनता कैसे है, क्यों बन जाता है, नहीं बनना चाहिए। तो इसके बारे में समझते हैं। जिस समय हम दौड़ते हैं उसमें हमारे पैर में दर्द करता है। पैर में दर्द काहे करता है, उसके बारे में समझते हैं। जिस समय हम दौड़ते हैं उस समय हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है। जिसमें हम दौड़ रहे हैं तो मेरे पैर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है, काहे कि ज़्यादा ऊर्जा खपत हो रहा है। तो ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो रहा है, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उस समय हमको ऊर्जा बनाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगा, तभी ज़्यादा ऊर्जा बनेगा। लेकिन क्या होता है, उतना ऑक्सीजन हम नहीं सांस ले पाते हैं। जितना हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है पैर में, उतना हम सांस नहीं ले पाते हैं। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या करेगा, वहाँ तो नेसेसरी है, ज़रूरी है, ऊर्जा बनाना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ का कोशिका क्या करता है, जो तनी मनी ऑक्सीजन मिल रहा है उसी के सहारे ऊर्जा बना देता है, पाइरूवेट को तोड़ देता है। तो उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब तनी मनी ही ऑक्सीजन के सहारे तोड़ देता है तो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, मांसपेशी में दर्द करता है, यानी पैर में दर्द कराता है। इसलिए जब दौड़ के आता है ना लोग, तो पैर में दर्द करता है। इसलिए जब आता है तो लोग ऐसे घुटना के बल बैठ जाता है, ताकि क्या हो, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमे नहीं, इधर उधर शरीर में बिखर जाए। अगर लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मांसपेशी में दर्द करेगा, यानी पैर में दर्द करेगा। इसके लिए एक दवा भी आता है, दौड़ से पहले लोग सुई ले लेता है, तब क्या करता है वो सुई लैक्टिक एसिड को बनने ही नहीं देता है। कोई सुई है ब्रोन टाइप का, इसी नाम से कुछ है, वो सुई लेने के बाद क्या करता है, पैर में लैक्टिक एसिड बनने ही नहीं देता है। जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो पैर में दर्द नहीं करेगा। समझ में आया। तो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, पाइरूवेट टूट जाता है ऊर्जा बनाने के लिए। तो ऊर्जा तो बनता है, लेकिन क्या हो जाता है,
लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाता है, पैर में दर्द करता है। समझ में आया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी भरपूर ऑक्सीजन मिल गया, जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना मिल गया, तब क्या बनाएगा, तब बनाएगा ऊर्जा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाएगा। समझ में आया। यानी अगर पाइरूवेट को बहुत जितना ज़रूरी है ऑक्सीजन का, जितना ज़रूरी है ऑक्सीजन को उतना ऑक्सीजन मिल गया, तब क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। समझ में आया। तो ये क्या बनाएगा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाएगा। नॉर्मली इसी प्रकार का शोषण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इस प्रकार के शोषण को क्या कहा जाता है, वायवीय शोषण कहा जाता है। वायवीय शोषण कहा जाता है। इस प्रकार के शोषण को क्या कहा जाता है, वायवीय शोषण कहा जाता है। समझ में आया। यानी वायवीय शोषण में क्या होता है, पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जल बना देता है और भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शोषण को क्या कहा जाता है, वायवीय शोषण कहा जाता है। यानी वायवीय शोषण के बारे में अगर लिखा जाएगा, तब क्या लिखा जाएगा वायवीय शोषण के बारे में, अगर वायवीय शोषण के बारे में लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। समझ में आया। यानी वायवीय शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनता है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ में आया। ठीक है, तो अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण समझ गए, थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं। अवायवीय शोषण में क्या हुआ था, ग्लूकोज टूट गया था। किस में टूट गया था, 2 पाइरूवेट में टूट गया। एक ग्लूकोज कितने पाइरूवेट में टूट गया, 2 पाइरूवेट में टूट गया। अवायवीय शोषण कहते हैं किसको, जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाए, मतलब ऑक्सीजन के बिना ही हो जाता है, तो ऐसे शोषण को क्या कहा जाता है, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण में क्या हुआ, ग्लूकोज 2 पाइरूवेट में टूट गया। ठीक है, उसके बाद जब वो टूट गया तो उसके बाद उसका काम और आगे होगा, उसको तो वहीं पर छोड़ने देगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा, पाइरूवेट फिर बिना ऑक्सीजन के टूट गया, फिर बिना ऑक्सीजन के टूट गया, तब क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। कुंची में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट एक प्रकार क्या है, सूक्ष्म जीव है, हो गया। इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, देसी शराब बनता है। ये जो ऊपर वाला प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, देसी शराब बनता है। दूसरा, अगर पाइरूवेट तनी मनी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तनी मनी ऑक्सीजन है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तनी मनी है, तब क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगा। ये कहाँ बनता है, मांसपेशी में बनता है, जिसके कारण क्या होता है, मांसपेशी में दर्द होता है। क्यों बन जाता है, काहे कि जिस समय हम दौड़ते हैं उस समय हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है, लेकिन उतना ऊर्जा बनाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उतना ऑक्सीजन हम सांस नहीं ले पाते हैं। जब सांस नहीं ले पाते हैं तो क्या करता है, वहाँ का जो कोशिका होता है बिना ऑक्सीजन कहता है भाई जितना है ना उतनी में बनाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, दौड़े नहीं पाएगा। तो क्या करता है, पाइरूवेट तनिए मनिए ऑक्सीजन में बना देता है ऊर्जा, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो क्या होगा, पैर में दर्द करता है। पैर में दर्द ना करे इसलिए एक सुई आता है, जो सुई ले लेता है तो लैक्टिक एसिड बनने ही नहीं देता। समझ में आया। तीसरा, अगर पाइरूवेट जितना ऑक्सीजन चाहिए, भरपूर ऑक्सीजन है, तब क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, H2O निकलेगा और क्या निकलेगा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भरपूर मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। इस शोषण को क्या कहा जाता है, वायवीय शोषण कहा जाता है। समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, तब बताएंगे कि वायवीय शोषण और वायवीय शोषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर क्या होता है। ठीक है, यानी अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण।
इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, और वायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति, यानी इसमें O2 होता है और इसमें O2 नहीं होता है। ठीक है, ई बिना O2 के ही हो जाता है, अभी पढ़ लिए थे। दूसरा, इसमें क्या होता है, पाइरूवेट ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में टूट जाता है, नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, पाइरूवेट में टूट जाता है। इसमें क्या होता है, पाइरूवेट ऊर्जा में टूटता है। समझ में आया, यही होता है। ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनता है। ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है, इसका संपूर्ण चरण यानी पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में। और वायवीय शोषण संपूर्ण चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, लेकिन वायवीय शोषण का क्या होता है, पहला चरण होता है कोशिका द्रव्य में। काहे कि पहला चरण मतलब क्या, ये टूट गया, ग्लूकोज टूट गया पाइरूवेट में, ये काम हो गया तभी ना पाइरूवेट फिर टूटना शुरू किया। तो इसका पहला चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ में आया, यानी क्या होता है, इसका संपूर्ण चरण कोशिका द्रव्य में होता है, और इसका संपूर्ण पहला चरण क्या होता है, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि अपना लोग शोषण अंग क्या होता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ अच्छे बता देते हैं, ग्लूकोज से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। जिस तरह पेट्रोल को जलाते हैं तो अपना लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, गाड़ी चलता है। तो पेट्रोल को क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। उसी तरह ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, जैविक ईंधन कहा जाता है, या जैव ईंधन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जैव ईंधन। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, जैविक ईंधन या जैव ईंधन कहा जाता है। अब ऊर्जा जो बनता है वो ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में। किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। ऊर्जा किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। इसलिए एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा कहा जाता है। समझ में आया। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, जैव ईंधन कहा जाता है। जैसे पेट्रोल को ईंधन कहा जाता है, पेट्रोल को जलने से ऊर्जा मिलता है, तो उसी तरह ग्लूकोज को टूटने से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, जैव ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्जा किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। इसलिए एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा कहा जाता है। समझ में आया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं शोषण अंग के बारे में। ठीक है, शोषण अंग क्या होता है, शोषण अंग। शोषण अंग का मतलब क्या होता है, जिस अंग के द्वारा आदमी या कोई भी जीव अपना शोषण क्रिया करता है, यानी सांस लेता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, शोषण अंग कहा जाता है। जैसे अपना लोग कौन चीज़ सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं। यानी लगभग जितना भी स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग
सब कौन चीज़ सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। बहुत आदमी कहिएगा कि फेफड़ा से कहाँ सांस लेते हैं, नाके से तो लेते हैं। नाक से अपना लोग सांस नहीं लेते हैं। नाक एक तरह से रास्ता है, अगर नाक कट भी जाएगा फिर भी आदमी सांस लेते रहेगा, मुंह से ले लेगा, होश नहीं होता है। तो डॉक्टर लोग क्या करता है, अगर नाक जाम हो जाता है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, मरने की स्थिति हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पर छेद करता है। ठीक है, छेद भी नहीं करता है तो मुँह तक डाल देता है पाइप, डायरेक्ट फेफड़ा के पास डाल देता है। वेंटिलेटर में किसी आदमी को अगर देखे होंगे चढ़ाते हुए तो मुंह दे के पाइप डाल देता है, ऑक्सीजन पाइप, और यहाँ पर फेफड़ा के बगल में जाकर छोड़ देता है। समझ में आया? यानी डायरेक्ट फेफड़ा में भी अगर हवा दिया जाएगा तो आदमी सांस ले लेगा, नाक नहीं भी रहेगा तब भी। तो अपना लोग को श्वसन अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। यानी जितना भी स्तनधारी वर्ग होता है सबको श्वसन अंग क्या होता है? सबको लगभग फेफड़ा होता है। ठीक है, अब समझते हैं मछली का। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़ा होता है, गलफड़ा। इसी को क्या कहा जाता है? गिल्स भी कहा जाता है। समझ में आया? मछली कौन चीज़ सांस लेती है, मतलब सांस लेता है गलफड़ा से, जिसे क्या कहा जाता है? गिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं मेढक। मेढक में ना 3 सिचुएशन हो जाता है। कौन कौन सिचुएशन हो जाता है? मेढक का बच्चा जब होता है, मेढक जिसमें बच्चा रहता है उस समय देखे होंगे एकदम मछली की तरह दिखता है। मेढक का बच्चा और मछली में कोई अंतर ही नहीं दिखता है, बिल्कुल मछली की तरह दिखता है मेढक का बच्चा। तो जिस समय ये बच्चा होता है, यानी इसका जब बच्चा रहता है, ये बच्चा रहता है, तो उस समय ये मछली की तरह सांस लेता है, यानी गिल्स से लेता है। समझ में आया? यानी जिस समय ये बच्चा रहता है उस समय मछली की तरह दिखता है, तो उस समय कौन चीज़ सांस लेता है? गिल से सांस लेता है। लेकिन ये जब जवान हो जाता है, जब ये जवान हो जाता है तब फेफड़ा से सांस लेता है। जवान जब हो जाता है तब फेफड़ा से सांस लेता है। लेकिन जब ये धरती के तरी में चल जाता है, यानी ज़मीन के नीचे चल जाता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो ज़मीन के नीचे मेढक घुस जाता है निष्क्रिय अवस्था में। यानी जब निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है, निष्क्रिय अवस्था मतलब क्या? कुछ काम नहीं कर रहा है, ज़मीन के नीचे जाकर पड़ल है। ठीक है, उस समय कौन चीज़ सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, समझ में आया? यानी मेढक कौन चीज़ सांस लेता है? जिस समय बच्चा रहता है उस समय गिल से सांस लेता है मछली की तरह, जिस समय जवान हो जाता है उस समय फेफड़ा से सांस लेता है, और जिस समय निष्क्रिय हो जाता है यानी कि ज़मीन के नीचे चल जाता है, ठीक है, मिट्टी के नीचे चल जाता है, उस समय कौन चीज़ सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। अब कीड़ा मकोड़ा कौन चीज़ सांस लेता है? कीड़ा मकोड़ा वो डायरेक्ट श्वास नलिये से सांस लेता है, उसके श्वास नलिये में छेद रहता है। जैसे कॉकरोच, उसके श्वास नली में लगभग 20 गो छेद होता है, 10 इस साइड 10 गो इस साइड। समझ में आया? तो कॉकरोच क्या होता है या कीड़ा मकोड़ा क्या करता है? डायरेक्ट श्वास नली से सांस लेता है, श्वास नली से, यानी ट्रेकिया से सांस लेता है। कीड़ा मकोड़ा कौन चीज़ सांस लेता है? डायरेक्ट कीड़ा मकोड़ा कौन चीज़ सांस लेता है? श्वास नली से लेता है, यानी ट्रेकिया से ले लेता है, उसके ट्रेकिया में छेद रहता है। इसलिए कॉकरोच की मुंडी कट जाने के बाद भी वो जिंदे रहता है, इससे घूमते रहता है। समझ में आया? वो भूख से मरता है, शोषण क्रिया के कारण नहीं मरता है, सांस लेने के कारण नहीं मरता। समझ में आया? तो कॉकरोच के श्वसन नली में यानी ट्रेकिया में कितना छेद होता है? 10 जोड़ा, यानी 20 को छेद होता है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। समझ में आया? तो कीड़ा मकोड़ा कौन चीज़ सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। एक कोशिकीय जीव कौन चीज़ सांस लेता है? मतलब एक कोशिकीय जीव मतलब क्या हो जाएगा? अमीबा पैरामीशियम क्या हो जाएगा? कौन चीज़ सांस लेगा? विसरण विधि के द्वारा सांस लेता है एक कोशिकीय जीव। विसरण विधि के द्वारा सांस लेता है। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। एक कोशिकीय जीव में कौन चीज आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। समझ में आया? अमीबा और पैरामीशियम कौन चीज सांस लेता है? विसरण विधि के द्वारा सांस लेता है, उसके शरीर के द्वारा। अब समझते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा कौन चीज सांस लेता है? उसके पत्ता में छिद्र छिद्र टाइप का रहता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है।
पत्ता में क्या रहता है, छिद्र छिद्र का रहता है, जिसे रंध्र कहा जाता है। रंध्रे से सांस लेता है, समझ में आया, डायरेक्ट रंध्र से सांस लेता है। स्टोमाटा भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। यानी पेड़ पौधा कौन चीज़ सांस लेता है, पेड़ पौधा के पत्ता में रंध्र रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, उसे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है, उसी से वो सांस लेता है। समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, पेड़ पौधा कितना सांस लेगा, कितना छोड़ेगा, उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो उसके पत्ता में ही रहता है कौन चीज, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, कितना सांस लेना है, कितना छोड़ना है, यही बताता है गार्ड सेल। यानी गार्ड सेल क्या करता है, पेड़ पौधा के शोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आया, ठीक है। और जो होता है ना ये कीड़ा मकोड़ा, इसमें ललका ब्लड नहीं होता है, यानी RBC नहीं होता है, RBC नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इसका जो दबाइएगा ना तो उज्जर टाइप का निकलता है, लाल ब्लड नहीं निकलता। जैसे मक्खी मारिएगा तो उज्जर निकलता है, कॉकरोच भी मारिएगा तो उज्जर निकलेगा, चुट्टा मारिएगा तो उज्जर निकलेगा। जितना भी छोटका छोटका कीड़ा मकोड़ा होता है उसमें RBC नहीं होता है। समझ में आ गया। स्तनधारी वर्ग मतलब अपना लोग कौन चीज़ सांस लेते हैं, फेफड़ा। अपना लोग का शोषण अंग क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। मछली का शोषण अंग क्या हो गया, गिल्स हो गया, गल्फर हो गया। मेढक जब बच्चा रहता है तो कौन चीज़ सांस लेता है, गिल्स से लेता है, लेकिन जब जवान हो जाता है तब कौन चीज़ से लेता है, फेफड़ा से लेता है। जब निष्क्रिय अवस्था यानी जमीन के नीचे घुस जाता है तब कौन चीज़ सांस लेता है, त्वचा से लेता है। कीड़ा मकोड़ा कौन चीज़ सांस लेता है, श्वास नली से लेता है, यानी डायरेक्ट ट्रेकिए से ले लेता है, जो श्वास नली पाइप होता है उसी से लेता है। एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा और पैरामीशियम कौन चीज़ सांस लेता है, विसरण विधि के द्वारा सांस लेता है। जो पेड़ पौधा होता है वो कैसे सांस लेता है, पत्ता में छिद्र रहता है, उसी छिद्र के द्वारा सांस लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो क्या रहता है, गार्ड सेल रहता है। समझ में आया। तब आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।